ओके। तो अभी तक हमने पार्लियामेंट्री कमिटीज का हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हमने फाइनेंशियल कमिटीज जो हैं वो डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी डिस्कस किया था, हमने एस्टीमेट्स कमेटी डिस्कस किया था और हमने कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स भी डिस्कस किया था। ये सारी जो तीनों एबीसी हैं ये परमानेंट है, ठीक है। फिर हमने डीआरएससीज भी, जो हमारी डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज हैं, ठीक है, 24 इन नंबर, इनके बारे में भी बात की थी। अब कुछ अदर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज हैं, ठीक है, ये भी परमानेंट इन नेचर होती हैं, इनके बारे में अब हम बात करेंगे। देखिए, दोनों हाउसेज में होती हैं मोस्टली, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कंडक्ट कैसे करना है बिजनेस, उन सब में इनका जिक्र है। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी की, जो कि है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। नाम से ही पता चल रहा है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। क्या बिजनेस के किस तरह से बिजनेस किया जाना है उस पे एडवाइस करने के लिए दोनों हाउसेज में होती है, ठीक है। लोकसभा में एक अपनी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, राज्यसभा में अपनी एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है। और क्योंकि बिजनेस ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव बिजनेस करना है, ठीक है, बिल्स पास होंगे, मोशन इंट्रोड्यूस होंगे, डिस्कशन होंगे, डिबेट्स होंगी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कमेटी है। और इसीलिए इसको हेड कौन करता है? अगर लोकसभा की कमेटी है तो स्पीकर उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाते हैं उस कमेटी के। इसी तरह से अगर राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है तो चेयरमैन उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाते हैं। और ये ही डिसाइड करती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ही डिसाइड करती है कि किस किस चीज को कितना टाइम दिया जाएगा। हमने पहले पढ़ा था कि क्वेश्चन आर होता है, फिर जीरो, पहले जीरो आर के बारे में हमने पढ़ा था, क्वेश्चन आर के बारे में पढ़ा था, एंड सो ऑन। इसी तरह से क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था कि स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, उन सब के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो किसको, किस बिल को कितना टाइम देना है, किस मोशन को कितना टाइम देना है। एंड जो स्पीकर होते हैं, जो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, जनरली जो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं, उनके साथ कंसल्टेशन भी उनकी इस मामले में चलती है कि कितना, जो भी कमेटी को रेफर किया जाता है तो स्पीकर जो है वो लीडर ऑफ द हाउस के साथ कंसल्ट करते हैं। इसी तरह से दूसरे हाउस में भी ऐसा होता है। बिजनेस एडवाइजरी, बिजनेस ऑफ द लोकसभा उससे रिलेटेड है, बिजनेस ऑफ द राज्यसभा उससे रिलेटेड जो एडवाइस करती है कमेटी, उसी को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कहा जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट कमेटी है, वो कौन सी कमेटी है? रूल्स कमेटी है। देखिए, रूल्स कमेटी, हुआ क्या था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह बता रखा है, आर्टिकल 118(1) एंड 118(2) में, कि पार्लियामेंट जो है, हाउसेस जो है, वो अपने रूल्स बना सकते हैं, और जब तक कि ऐसे रूल्स नहीं बनाए जाते तब तक वही हाउस जो जस्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे हैं उनको भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन राज्यसभा में चेयरमैन और लोकसभा में स्पीकर उनको अमेंड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स। तो उसी के बेसिस पे बाद में अमेंडमेंट की गई थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो रूल्स थे उनको अमेंड करके दोनों हाउसेस ने अपने अपने रूल्स बनाए थे। और ये होता क्या, अब वो रूल्स तो बन गए, ठीक है, उनको अमेंड कर लिया गया, रूल्स ऑफ बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बारे में बन गए, उसको अमेंड भी तो करना पड़ सकता है। देखिए, आज से 20 साल बाद क्या रिक्वायरमेंट होंगी, ठीक है, वो जरूरी नहीं है। 1950s में कमिटीज अगर बनी है तो उसके बाद बार बार रूल्स की चेंज भी तो हो सकता है, अमेंड भी तो हो सकते हैं। तो ये रूल्स कमेटी जो है वही सारी अमेंडमेंट्स के बारे में डिसीजन लेती है। कैसे कैसे जो मोशन इंट्रोड्यूस होगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा, वोटिंग किस तरह से कंडक्ट होगी, और सो ऑन। ये सारी बहुत सारी चीजें जो है रूल्स कमेटी में लिखी होती हैं। तो जो सेक्रेटेरिएट होते हैं, लोकसभा सेक्रेटेरिएट और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट वगैरह, उनको इन सब चीजों के बारे में ज्यादा, लेकिन आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि हाँ, एक ऐसी रूल्स कमेटी एग्जिस्ट करती है। अब जनरल पर्पस कमेटी, नाम से पता चल रहा है जनरल पर्पस कमेटी, इसमें भी नॉन रूटीन या जनरल मैटर्स पे एडवाइस देने के लिए। देखिए, लॉ मेकिंग से रिलेटेड नहीं है, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कर रही थी लॉ मेकिंग से, और प्रोसीजर से रिलेटेड रूल्स कमेटी कर रही थी, ठीक है, प्रोसीजर से रिलेटेड रूल्स कमेटी कर रही थी। बिजनेस कितने समय के लिए किया जाएगा, वो सब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है। ये नॉन रूटीन या जनरल मैटर्स के लिए करती है, ठीक है, कि कैसे किस तरह से दोनों, मान लो कि कुछ ऐसा मैटर है जो दोनों हाउसेज में होना है, तो कोऑर्डिनेशन कैसे की जाएगी, एंड सो ऑन। तो जनरल पर्पस कमेटी ये है। अब एक है हाउस कमेटी। हाउस कमेटी भी दोनों हाउसेज में होती है, एंड ये क्या दिखती है? रेजिडेंशियल एकोमोडेशन। हाउस मतलब रहने वाला हाउस है ये, ठीक है, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन। फिर उस एकोमोडेशन, एक तो वो हो गया, फिर फूड हो गया, मेडिकल एड, और इवन अदर फैसिलिटीज भी जो कि हाउसेस को लगता है कि एमपीज को मिलनी चाहिए, ठीक है। टेलीफोन हो गया फॉर इंस्टेंस, ठीक है, कि रेजिडेंस पे टेलीफोन फैसिलिटी होनी चाहिए,
ठीक है, इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी भी जो चीजें हैं ये कौन देखती है? हाउस कमेटी देखती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार देखा होगा न्यूज में, जब भी कोई पार्टी जीतती है तो जो पुरानी पार्टी के जो लोग होते हैं, कभी उनसे कहा जाता है कि बंगलो खाली कर दो एंड सो ऑन, या फिर किसी बंगलो में शिफ्ट हो जाओ दूसरे में। लॉट ऑफ थिंग्स आर दैट। एंड बंगलो के भी अलग अलग साइजेस होते हैं, लोकेशन होती है दिल्ली में, ठीक है, कोई बहुत प्राइम लोकेशन पे एंड सो ऑन। तो ये जो कमेटी है हाउस कमेटी, ये सारे मैटर्स रिलेटेड टू रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, फूड, मेडिकल एड, टेलीफोन फैसिलिटी, इंटरनेट फैसिलिटी और एनी अदर फैसिलिटी जो कि एमपीज को दी जानी चाहिए, उसके बारे में ये मैटर्स को देखती है। फिर एक है लाइब्रेरी कमेटी। लाइब्रेरी कमेटी तो नाम से पता चल रहा है, ये भी दोनों हाउसेज में होती है, ठीक है। पार्लियामेंट में बहुत अच्छी लाइब्रेरी होती है, वन ऑफ दी मतलब फाइनेस्ट लाइब्रेरीज जो होती हैं हमारे पार्लियामेंट में है। और वो ये भी एनकरेज करती है एमपी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स यूज़ करें, रिसर्च पेपर्स इतने सारे अवेलेबल हैं, इतने सारे रेफरेंस मटेरियल्स हैं, उन सबको यूज़ करें, क्योंकि एक तो नॉलेज भी बढ़ती है उसको, उससे एमपीज के को भी नॉलेज बढ़ती है, तो वो दे कैन पार्टिसिपेट इन अ बेटर वे, जितने भी डिबेट्स हैं, डिस्कशन एंड सो ऑन। तो ये हो गया। फिर क्या है, एक जॉइंट कमेटी है। एक जॉइंट कमेटी है ऑन सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउसेज के इसमें मेंबर्स होते हैं। जैसे अभी जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी थी उसमें 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ज्यादातर कमेटी में 15 ही मेंबर्स होते हैं। ये जॉइंट कमेटी है सैलरी एंड अलाउंसेस पे, जितने भी इश्यूज हैं, सैलरी, पेंशन, अलाउंसेस, ट्रेवल एंटाइटलमेंट क्या होगी, क्योंकि जब वो इतने सारे उनको टूर्स भी करने होते हैं एमपीज को, बहुत सारे विजिट्स करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो छोटी छोटी कमेटीज हैं उनको बहुत सारे विजिट्स थ्रू आउट, बहुत सारी सिटिंग्स करनी होती हैं, तो उनकी क्या एंटाइटलमेंट होगी, क्योंकि हर एक ऑफिसर की जैसे जस्ट लाइक गवर्नमेंट ऑफिसर्स की एंटाइटलमेंट्स होती हैं, ऐसे ही एमपीज की भी बहुत सारी एंटाइटलमेंट्स होती हैं। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी जो है, दैट इज कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। होता क्या है, कभी कभी मिनिस्टर्स जो हैं वो फ्लोर पे, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कोई प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, कोई अंडरटेकिंग देते हैं, ठीक है, कि हाँ ये होगा, तो वो गवर्नमेंट की एश्योरेंस मानी जाती है कि हाँ गवर्नमेंट ने एश्योर किया है। प्लस इसके सिवा जो पार्लियामेंट क्वेश्चंस में जो रिप्लाई जाते हैं, पार्लियामेंट क्वेश्चन में जो रिप्लाई जाते हैं, उनमें अगर कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिससे पता चलता है कि हाँ गवर्नमेंट ये काम करेगी, तो वो भी एक गवर्नमेंट एश्योरेंस ही बन जाता है, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट्री क्वेश्चन के बेसिस पे जो गवर्नमेंट एश्योरेंसेस बन जाते हैं उनको बहुत ही ध्यान से देखा जाता है, ठीक है, कि जो एक होता है पार्लियामेंट्री एश्योरेंस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो भी बहुत ध्यान से देखे जाते हैं। कि मान लो कि मिनिस्टर ने कह दिया, सपोज ओरल क्वेश्चन था और उसके आंसर में उन्होंने कह दिया कि हाँ, मान लो कोई क्वेश्चन था वो आंध्र प्रदेश के ऊपर था, कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी जो है इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लगाई जा रही है, सिंपल सा मैं क्वेश्चन लेती हूँ। तो मिनिस्टर ने उसके ओरल रिप्लाई में कहा कि बाय 2028 इस डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में जो है ये इंडस्ट्री लगाई जा रही है, क्योंकि उन्होंने कह दिया इस डेट तक, इस ईयर तक लगा दी जाएगी, तो वो गवर्नमेंट ने एक तरह से अपनी कमिटमेंट दे दी है, गवर्नमेंट की एश्योरेंस है। तो वो सब देखा जाता है, कमेटी देखती है कि यार जो एक्चुअली में प्रोमिस किए गए थे वो फुलफिल भी हुए कि नहीं, या गवर्नमेंट ऐसे गप छोड़ती रहती है, गप्पे मारती रहती है, नहीं। तो दैट दिस कमेटी जो है गवर्नमेंट एश्योरेंस पे, इट हैज टू इंश्योर कि जितने भी प्रोमिस एश्योरेंस जो है फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिए हैं मिनिस्टर्स ने, वो एक्चुअली में इंप्लीमेंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से दोनों हाउसेस के सेक्रेटेरिएट्स भी होते हैं, तो वो जो पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस के बेसिस पे भी होते हैं, उसके लिए टाइम टू टाइम मिनिस्ट्रीज को बताती हैं कि आपने ये रिप्लाई दिया था लेकिन ये एश्योरेंस बन गया है, तो आपको इसका रिप्लाई देना होगा। और वो उसका एक टाइम लिमिट होता है कि 3 महीने के अंदर आपको एश्योरेंस को फुलफिल करना है। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता तो मिनिस्ट्रीज जो है, डिपार्टमेंट जो है, वो एक्सटेंशन भी मांगते हैं कि हमें थोड़ा टाइम और दे दिया जाए इस एश्योरेंस को फुलफिल करने के लिए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, वो है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। देखिए, जब पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है तो वो एक स्केलेटन फॉर्म में होता है, ब्रॉड पैरामीटर्स उसमें बनाए जाते हैं, ठीक है। एक बिल है, फिर वो एक्ट बन गया, तो उसमें ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे सब रूल्स, बहुत सारे छोटे छोटे बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह बनानी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या है? रूल बनाना, एक्ट बनाना, बिल इंट्रोड्यूस किया, लॉ बन गया, तो वो लेजिस्लेशन होगी। सब ऑर्डिनेट उसके अंडर छोटे छोटे बायलॉज बनाने हैं, कुछ बनाने हैं, जैसे कि फिर वो कमेटी देखेगी क्या, वो कमेटी ये देखेगी कि जो रूल्स बनाए जा रहे हैं, बायलॉज बनाए जा रहे हैं, जो भी चीजें रेगुलेशन बनाई जा रही हैं, वो विद इन द लॉ है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आर्बिट्ररी है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस कि 2016 में
एक एक्ट बनाया गया था, एक कमिटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ने एग्जामिन किया था एक रूल्स जो कि थे सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग अमेंडमेंट रूल्स। ठीक है, रूल्स बनते हैं, जो रूल्स होते हैं वो पार्लियामेंट नहीं करता, लेकिन जो डिपार्टमेंट्स कंसर्न्ड है, जो डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री उस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है, फिर वही लोग, एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट है, वही लोग उसके लिए सब रूल्स बनाते हैं। लेकिन दिस कमिटी जो कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिसमें दे इंश्योर कि ये रूल्स विद इन द लॉ हैं, उसी लॉ के अंडर, जिस जिस लॉ में के लिए ये रूल्स बना रहे हैं वो विद इन द लॉ है कि नहीं, और आर्बिट्रेरी तो नहीं है। जैसे कि क्या हुआ था, सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग अमेंडमेंट रूल्स जो 2014 के जो बनाए गए थे, 2016 में इस कमेटी ने उनको एग्जामिन कर कहा, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहले तो इन अमेंडमेंट रूल्स ने क्या किया था कि वो जो हेल्थ वार्निंग होती है पिक्टोरियल पिक्चर की फॉर्म में, जो टोबैको प्रोडक्ट्स पे, सिगरेट हो गई या कुछ भी ऐसे टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, उस पर उन्होंने उसका साइज बड़ा कर दिया था कि एक साइड पे होगा 40% था पहले, अब उसको 85% कर दिया। ठीक है, और ये भी बताया कि जितने भी उसमें चीजें हैं वो सब उस पे डिस्प्ले होनी चाहिए, कि नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, क्वांटिटी क्या है, डेट ऑफ द मैन्युफैक्चर क्या है, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चर क्या है, ये सब भी पैकेजिंग उस पे होनी चाहिए। 40% से 85% कर दिया, मतलब इतनी बड़ी पिक्टोरियल वार्निंग दो। आपने देखा भी होगा कि उसमें दिखा रहे हैं कि मतलब सिगरेट के पैकेट पे आप देखोगे कि कोई उन्होंने दिखा रखा है, लंग्स दिखा रखी हैं कि डैमेज्ड एंड सो ऑन। तो इस कमेटी को लगा कि ठीक है, रूल्स तो ठीक है, लेकिन क्या ये बीड़ी इंडस्ट्री, उन्होंने ये बीड़ी इंडस्ट्री पे भी लगाया, तो लेकिन बीड़ी का पैकेट बहुत छोटा होता है, ठीक है, और वो इतनी महंगी भी नहीं बिकती है, तो क्या वो चीजें ये इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? तो ऐसा नहीं कि ऐसा वो इम्प्लीमेंट ना कर पाए और इसकी वजह से जो 40-50 लाख लोग जो इस इंडस्ट्री में जो एज लेबर काम कर रहे हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट पे अफेक्ट हो। तो उन्होंने क्या बोला कि इन रूल से बीड़ी की जो इंडस्ट्री है उसको एग्जेम्पशन दे दी जाए। ठीक है, तो उन्होंने देखा ताकि आर्बिट्ररीनेस ना हो, कि ऐसा ना हो कि कोई कर ही ना पाए। आप ऐसे रूल्स तो नहीं बना सकते ना कि छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, तो इतने डिफिकल्ट बिजनेस रूल्स बना दो कि वो बेचारे बिजनेस ही ना कर पाए। ठीक है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग देन बाय लॉज, सब लॉज, इवन रेगुलेशंस और रूल्स, दे हैव टू बी प्रैक्टिकल। अब फिर एक और इम्पॉर्टेंट कमेटी है, कमेटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल। पेपर्स लेड ऑन द टेबल का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में आगे आगे बड़ी सी एक टेबल होती है जहाँ पे स्पीकर है, चेयरमैन बैठता है, उसके आगे नीचे से, उसी को एक तरह से लेड ऑन द टेबल बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है कि पेपर्स पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, पेश किए जा रहे हैं, प्रेजेंट किए जा रहे हैं, दोनों हाउसेज में होती हैं, एंड बहुत सारे पेपर्स ले किए जाते हैं हर सेशन में, रिपोर्ट्स ले की जाती हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमने जितनी भी अभी तक स्टैंडिंग वो पढ़ी थी, पीएससी फाइनेंशियल कमेटी, वो सब भी तो पार्लियामेंट में अपने रिपोर्ट्स ले करती हैं। ठीक है, पीएससी अपनी करेगी, एस्टिमेट्स कमेटी अपना करेगी, ये भी ऊपर जो कमेटीज हैं ये भी टाइम टू टाइम अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उनको ले करेंगी। फिर जो एग्जीक्यूटिव है, जो मिनिस्ट्रीज हैं, वो उनको एक्शन टेकन रिपोर्ट भी देती है। फिर बहुत सारे उनको ऑर्गेनाइजेशंस को फंड्स दिए जाते हैं, तो फिर उनके भी ऑडिटेड अकाउंट्स और ये सब चीजें उनसे ली जाती हैं, उनके अकाउंट्स ऑडिटेड कॉपी उनकी, फिर वो भी उनको ले किया जाता है उस पे पार्लियामेंट पे। क्योंकि सरकार अगर पैसा दे रही है, मान लो किसी को 50 करोड़ रुपए किसी स्कीम के अंडर किसी को दे रही है, ठीक है, तो उसमें दे हैव टू इंश्योर कि हाँ वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया कि नहीं है। तो ये सब पेपर्स दे आर लेड ऑन दी टेबल ऑफ दी हाउसेस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एनुअल रिपोर्ट्स हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स है, ये सब ले की जाती है। तो वो ये जो कमेटी है वो इंश्योर करती है कि टाइमली वो ले हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर डिले होता है तो फिर वो पॉइंट आउट भी करती है। इसी तरह से कुछ वेलफेयर कमिटीज हैं, वेलफेयर कमिटीज का तो नाम से पता चल रहा है सोशल जस्टिस के लिए है ये। जैसे कि एससीज एंड एसटीज के वेलफेयर के लिए एक ज्वाइंट कमेटी है, ओबीसीज के वेलफेयर के लिए एक ज्वाइंट कमेटी है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक ज्वाइंट कमेटी है, माइनॉरिटीज के लिए एक ज्वाइंट कमेटी है। इनका क्या होता है कि ये मॉनिटर करती हैं जो वेलफेयर स्कीम्स एंड ग्रुप्स के लिए वो इम्प्लीमेंट प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, और एक्चुअली बेनिफिशियरीज को फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। फिर एक है कमिटी ऑन पिटिशंस। अब क्या होता है कि आम जनता जो है अपने ग्रीवेंसेस लिख सकती है पार्लियामेंट के किसी लोकसभा सेक्रेटेरिएट को, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को, कि हमें ये लगता है कि इस बिल से हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं वो इन द फॉर्म ऑफ अ पिटिशन वो पार्लियामेंट को लिखते हैं, लोकसभा सेक्रेटेरिएट, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को। फिर वो जो है वो उसको देखते हैं कि क्या होता है कि नहीं होता है, डिपेंडिंग ऑन उनकी अपनी पहले सेक्रेटेरिएट में क्या होता है, उसके बाद वो इस कमेटी के आगे वो सारी चीजें रखते हैं। कमेटी देखती है कि क्या उसको रिड्रेस करने की जरूरत है कि नहीं, क्या कोई रेमेडियल मेजर लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है ना, क्या सजेशन जो है वो इनकॉर्पोरेट की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, अगर किसी ने सजेशन दी है कुछ इंप्रूवमेंट के लिए बिल में, एंड सो ऑन। तो ये जो कमेटी ऑन पिटिशन है वो ऐसी सारी चीजों को देखती है, अपनी रिपोर्ट फिर प्रेजेंट करती है।
एक है कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस और एक है फिर एथिक्स कमेटी। देखिए ये दोनों थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करती हैं, इनके जो दोनों के जो काम है वो थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करती हैं, बट कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वो ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को, जो स्पेशल राइट्स है एमपीज के, उनको देखती है। देखिए इसका असली मैंडेट क्या है कि जो फ्रीडम, अथॉरिटी और डिग्निटी ऑफ द पार्लियामेंट है ना, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए ये ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है कि सेफगार्ड करना फ्रीडम, अथॉरिटी एंड डिग्निटी ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, कि कुछ मतलब इतनी रिस्पेक्टफुल ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी रिस्पेक्टफुल इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट, तो उसकी डिग्निटी खराब नहीं होनी चाहिए। तो ये जो प्रिविलेजेस का कोई ब्रीच ना करे, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का, कि जो हाउस में जो है सिर्फ एमपीज के राइट्स का ही नहीं, बल्कि हाउस जो अपने आप में एक जो बॉडी है उसका भी कोई ब्रीच जो है, किसी भी प्रिविलेज का ब्रीच ना हो, तो वो ध्यान रखा जाता है। ऑन दी अदर हैंड एथिक्स कमेटी क्या है, ये भी दोनों हाउसेस में होती है। ये लोकसभा में 2000 में सेट हुई थी, तब जीएमसी बाला योगी थे स्पीकर, एडहॉक थी एक तरह से ये, फिर 2015 में ही परमानेंट पार्ट बनी थी, जबकि राज्यसभा में काफी पहले 1997 में ही बन गई थी। इसमें क्या है, एथिकल कंडक्ट देखती है एमपीज का, कि कोई अपनी पोजीशन का मिसयूज तो नहीं किया। जैसे अभी आपने देखा होगा कि 2023 की बात है, महुआ मित्रा जो एमपी थी, उनको कैश फॉर क्वेरी वाले उसमें, और भी कई सारे उसमें पहले भी और भी एमपीज को किया गया था। तो एथिक्स कमेटी ने ही उनको ये कहा था कि इनको जो एक्सपेल करने की बात हुई थी वो एथिक्स कमेटी के द्वारा ही हुई थी, तो ये वो देखती हैं। तो ये पनिशमेंट भी रिकमेंड कर सकती है ये कमेटी, रेप्रीमेंड करो, सस्पेंशन होना चाहिए, एक्सपल्शन होना चाहिए, सस्पेंशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम भी सजेस्ट कर सकती हैं, या फिर इवन एक्सपल्शन भी कर सकती हैं। लेकिन कोर्ट जा सकते हैं वो एमपी, ठीक है, कि अगर उनको लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में उनको निकाला गया एंड सो ऑन, तो वो इन बेसिस पे, 2-3 बेसिस पे वो कोर्ट जा सकते हैं। तो एथिक्स कमेटी की देखती है कि एथिकली कुछ गलत तो नहीं कर रहे कंडक्ट। और एक डिफरेंस इन दोनों कमेटी में क्या है कि जो प्रिविलेजेस वाली कमेटी है वो नॉन एमपी के लिए भी हो सकता है, एमपीज के लिए तो होगा ही होगा। अगर एमपी हाउस को कुछ ऐसा कर रहा है कि हाउस को उसने कुछ इंसल्ट किया है या कुछ किया है, और नॉन एमपी, बहुत सारे नॉन एमपीज भी होते हैं जब सेशन चल रहा होता है एंड सो ऑन, या अदरवाइज ऑल्सो जब सेशन नहीं भी चल रहा, तो वो भी अगर किसी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का ब्रीच करते हैं तो नॉन एमपी के अगेंस्ट भी एक्शन इसमें लिया जा सकता है। जबकि एथिक्स कमेटी जो होती है वो सिर्फ एमपीज के ही अनएथिकल कंडक्ट के लिए जो है वो इंक्वायरी करती है एक तरह से। ठीक है, तो ये हमारी हो गई हैं अदर पार्लियामेंट्री कमिटीज। अब देखिए अब क्या बचा, अब इन जो हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, अब उसमें बात करते हैं हम एडहॉक कमिटीज की। एडहॉक कमिटीज में पहले भी बता चुकी हूँ, ये टेम्परेरी होती हैं, दीज आर टेम्परेरी, क्योंकि इनको एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही इनको फॉर्म किया जाता है। जैसे वो पर्पस फुलफिल हो जाता है, दे स्टैंड अबॉलिश्ड। जैसे कि कोई बिल है, एक पर्टिकुलर बिल इंट्रोड्यूस हुआ, उसको एग्जामिन करने के लिए कोई कमेटी बनाई, चाहे वो सेलेक्ट कमेटी हो, चाहे वो जॉइंट कमेटी हो, दोनों हाउसेस की हो, चाहे इंडिविजुअल हाउसेस की हो। जैसे उन्होंने बिल पे बता दिया, अपना एग्जामिन कर लिया, अपनी रिकमेंडेशन दे दी, रिपोर्ट दे दी, तो उस कमेटी का काम खत्म। ऐसे कुछ इंक्वायरी करनी है, मान लीजिए स्पीकर के कहने पे या चेयरपर्सन के कहने पे, राज्यसभा के चेयरपर्सन या स्पीकर ऑफ द लोकसभा के कहने पे, कुछ किसी पर्टिकुलर केस के लिए उन्होंने इंक्वायरी कमेटी एक बना दी, तो वो भी एडहॉक होती है। इंक्वायरी हो गई, रिपोर्ट दे दी, काम खत्म। तो ये होती हैं एडहॉक कमिटीज। तो इसके साथ हमारी जितनी भी पार्लियामेंट्री कमिटीज थी वो हमारा हो गया है। ये तीनों जो परमानेंट थी ये भी हो गया, और एडहॉक भी जो है वो भी हो गया है।